नेक्स्ट फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर हम लोगों का सेंटर ऑफ मास, और इसी चैप्टर में हम लोग सेंटर ऑफ मास हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, कोलिजन हो गया, ठीक है, इम्पल्स हो गया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हो गया, ये सारी बातें इसमें डिस्कस होंगी। ठीक है, तो देखो अभी तक के जो चैप्टर्स हैं और इस चैप्टर में, मतलब मैं थोड़ा सा ही बता दूं सिग्निफिकेंस क्या है इस चैप्टर का। देखो अभी तक तुमने ये देखा कि लास्ट चैप्टर जो हमारा था वर्क एनर्जी पावर, इसमें बेनिफिट ये था कि हम डायरेक्टली फोर्सेस से स्पीड पे पहुंच सकते हैं अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं। उस केस में हमको बॉडी का एक्सीलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, उसका काइनेमेटिक्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो वो एक पार्ट एप्लीकेशन है। अब बात आती है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं फिर। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो सारा का सारा सिंगल बॉडी सिस्टम के लिए था। मतलब मेजोरिटी केसेस में हमारे सिस्टम में एक ही बॉडी के ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेशन था। अब इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन है वो एक लिमिटेड एप्लीकेशन है, बट उसके यूज बहुत सारे हैं। और वो एप्लीकेशन है कि अगर हम पूरे के पूरे सिस्टम को कभी स्टडी करते हैं, किसी सिस्टम में एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, या जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उन सारे पार्टिकल्स का जो मोशन है वो कैसे डिटरमिन होगा। या अगर हम उन सारे पार्टिकल को अगर हम एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस करना चाहें तो उस सिंगल पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है ना, उस सिंगल पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वही सारी चीजें हमको इस चैप्टर में सबसे पहले डिस्कस करनी है। अच्छा, स्टार्टिंग हमारी करनी है हमको सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन से, कि किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो पहला जो हेडिंग पड़ेगा वो है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन किया गया है अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आगे जरूर आएगा इस चैप्टर में कि सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, वो आया कहां से, यही फॉर्मूला क्यों लिया गया। तो वो सारी बातें बाद में एक्सप्लेन हो जाएंगी। फिलहाल हमको अभी कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि उस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करें, यानी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं अगर, तो उन पार्टिकल्स का हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो पहला काम हमारा यही है, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं टू पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम मतलब हम एक ऐसा सिस्टम लेके चल रहे हैं जिसमें 2 ही पार्टिकल हैं। ठीक है, और लेट से एक पार्टिकल है m1 और एक पार्टिकल है m2। देखो ध्यान से, ये 2 मासेस हैं और इन दोनों मासेस के बीच में r डिस्टेंस है। अच्छा, मुझे ये बात बताओगे जरा सोच के कि अगर ये दोनों मासेस सेम मास हो, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा सर? r/2। क्या मिड पॉइंट पे होगा? ये बात सबको समझ में आती है कि अगर दोनों मास सेम कर दें हम तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा। लॉजिकली समझ में आता है। अच्छा, अब ये बताओ, अब मान लो कि सेम है, जैसे ये m है, ये m है, तो तुमने कहा मिड पॉइंट पे है। अब अगर मैं कहूं इस m को 2m कर दूं तो सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ जाएगा, राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा? लेफ्ट में सर। यानी और इसको 3m कर दें तो भी और लेफ्ट में जाएगा। और लेफ्ट में जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ मास है तो और लेफ्ट में चला जाए, हैवियर मास की तरफ होगा, लाइटर मास से दूर होगा और हैवियर मास की तरफ होगा। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग जो यूज करते हैं उसको लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हम लोग बोल सकते हैं मास इनटू its distance from center of mass. This product should be a constant. तो ऐसे समझ लो कि ये एक तरह से सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन हो गया कि किसी भी सिस्टम के लिए उसका मास, उस पार्टिकल का मास और उसका सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास कहीं डिफाइन कर रहे हैं तो अगर इस पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r1 है
और इस पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस r2 है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि m1 r1 जो है वो इक्वल होना चाहिए m2 r2 के। ठीक है ना, ये कहां से आया, तो ये सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है, वहां से आया। ठीक है ना, अब ये डेफिनेशन क्यों है ये बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में तो आएगा कि यही डेफिनेशन क्यों है। मतलब m इंटू आर को कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, एम आर स्क्वायर कांस्टेंट क्यों नहीं ले लेते हैं, एम आर क्यूब क्यों नहीं ले लेते हैं, कोई और फंक्शन क्यों नहीं ले लेते हैं, यही फंक्शन क्यों है, ये बात आगे एक्सप्लेन होगी। फिलहाल हमको अभी ये ध्यान रख के चलना है आगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। बोलिए, अब दूसरी इक्वेशन क्या ये भी बना सकते हैं कि r1 प्लस r2 जो होगा वो r के इक्वल होगा, तो इन दोनों से हम r1 r2 निकाल सकते हैं। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बताओ कितना आएगा। r1 की वैल्यू आएगी, देखो m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 आएगा m1 r अपॉन m1 प्लस m2। तो ये एक रिजल्ट है जो हमें ध्यान रखना है। इट इज वैलिड फॉर टू पार्टिकल सिस्टम्स। अगर दो पार्टिकल हैं तो उसके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक जो बातें लिखी हैं उसमें कहीं कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट में, फॉर मोर देन टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर मोर देन टू पार्टिकल सिस्टम। तो अगर मोर देन टू पार्टिकल्स हैं सिस्टम में तो उस केस में हम लोग डिफाइन करते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि फिर क्या है ना, हर एक मास से डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इट्स बेटर कि हम सभी को कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलाइन कर लें। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर चलें तो जैसे सपोज ये पार्टिकल है m1, ये r1 वेक्टर पे है, फिर ये पार्टिकल है सपोज m2, ये r2 वेक्टर पे है, और इसी तरह से ये पार्टिकल है m3 और ये r3 वेक्टर पे है। तो इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा RCM, तो RCM को हम लोग डिफाइन करते हैं समेशन MI RI अपॉन समेशन MI। मतलब क्लियर है इसका, क्यों भाई, इस फॉर्मूले का मतलब क्लियर है। और I मतलब कि जितने भी मास होंगे हर एक के लिए लिखते जाएंगे। I की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। जैसे ये तीन पार्टिकल हैं तो इसमें I की वैल्यू 1 2 3 पड़ेगी। तो यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि RCM विल बी इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। या फिर अगर हम चाहें अलग अलग कोऑर्डिनेट लिखना तो XCM लिख सकते हैं समेशन MI XI अपॉन समेशन MI, और YCM लिखना हो इसी तरह से तो YCM की वैल्यू हो जाएगी समेशन MI YI अपॉन समेशन MI। देखो यहां तक बताओ, ठीक है, ये हो गया टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। इसके बाद तीसरा केस हो सकता है फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। कंटिन्यूअस मास सिस्टम का क्या मतलब है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम का क्या मतलब है।
देखो इसके पहले जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 किया है ना, वो है डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए। डिस्क्रीट पार्टिकल का मतलब ये हुआ कि पॉइंट मास अलग अलग है, यहाँ m1 है, वहां m2 है, यहाँ m3 है, इस तरह से पार्टिकल्स हैं, पॉइंट मासेस हैं, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मतलब ये होगा कि एक लार्ज ऑब्जेक्ट है, लार्ज ऑब्जेक्ट है और वो कोई भी शेप का हो सकता है, तो ये हो गई एक तरह से कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। और हमें इस बॉडी के ऊपर निकालना है अलग अलग पॉइंट पे, तो उसके लिए भी देखो प्रोसेस यही लगेगा। हम क्या करेंगे, किसी भी जनरल पॉइंट पे एक स्मॉल पार्टिकल लेंगे डीएम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिफरेंशियल मास। इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल मास। और इस पार्टिकल का अगर हमको वेटेड मीन निकालना है, देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड मीन। वेटेड मीन का मतलब ये होता है कि जो मास ज्यादा होगा उसके पोजीशन वेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। जैसे ये लिखा हुआ है m1 r1, m2 r2, m3 r3, तो ये बात तो क्लियर है कि r1 r2 r3 में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका कंट्रीब्यूशन आरसीएम में ज्यादा होगा। तभी हम लोग बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवियर पार्टिकल की तरफ होगा, जो हैवी पार्टिकल होगा उसकी तरफ होगा सेंटर ऑफ मास। तो दिस इज कॉल्ड वेटेड मीन। वेटेड मीन एक होता है नॉर्मल मीन, नॉर्मल मीन का मतलब होता है r1 प्लस r2 प्लस r3 डिवाइडेड बाई 3। एक होता है वेटेड मीन, वेटेड मीन का मतलब है कि r1 में हम m1 मल्टीप्लाई करेंगे, r2 में m2 मल्टीप्लाई करेंगे, r3 में m3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका मीन ले रहे हैं। तो ये बेसिकली वेटेड मीन है। तो वेटेड मीन अगर हमें निकालना है इस केस में, तो यहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो आरसीएम होगा, अब कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, ये जो एग्जांपल है ये डिस्क्रीट का है। डिस्क्रीट का मतलब है m1 m2 m3 अलग अलग है, और कंटिन्यूअस का मतलब है कि इस बॉडी के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट मासेस हैं, इसके अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल हैं, और हमें यही काम इन सारे पार्टिकल्स के लिए भी करना है। तो देखो अगर इनफाइनाइट पार्टिकल्स का समेशन करना है, मतलब ये जो समेशन है इसको लिखते हैं जब ये 1 2 3 4 इस तरह से हो, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट। लेकिन यही अगर इनफाइनाइट जैसा केस हो जाए, जैसे ये वाला केस हो जाएगा, तो यही समेशन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन और समेशन में यही फर्क है, समेशन जो है वो डिस्क्रीट नंबर्स का है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और जो इंटीग्रेशन है वो कंटिन्यूअस नंबर्स का एडिशन है। तो आरसीएम की वैल्यू बनेगी इंटीग्रल आर डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। देखो इंटीग्रल डीएम लिखेंगे जैसे, तो इंटीग्रल डीएम का मतलब है कि सारे डीएम 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 हमें ऐड करने हैं, और इंटीग्रल आर डीएम लिखने का मतलब है कि उनका वेटेड मल्टीप्लीकेशन लेना है, कि हर एक डीएम में उसके आर को मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। तो अगर हम ये दोनों काम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इससे हमको ये कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स का आरसीएम मिल जाएगा। देखो ठीक है ना। सिमिलरली अगर एक्ससीएम निकालना हो तो ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्सडीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम, या फिर वाई सी एम निकालना है अगर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल वाई डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम। अभी तुम फॉर्मूले नोट कर लो, अभी एप्लीकेशन करेंगे इनका तो क्लियर हो जाएगा कि अप्लाई कैसे करना है। पहले मैंने सिर्फ डेफिनेशन बता दी कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें पास टूल्स कौन कौन से प्रेजेंट है, हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं हमारे पास। तो तीन ही सिचुएशन तुम्हारे सामने आ सकती है। अगर दो ही पार्टिकल है तो हम स्पेसिफिकली दो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमने सबसे पहले देखा, ये वाला। अगर दो से ज्यादा पार्टिकल हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लेना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हर पार्टिकल से कहां डिस्टेंस निकालते फिरेंगे, तो उस केस में कोऑर्डिनेट्स लेके कर सकते हैं। और अगर बॉडी कंटिन्यूअस है तो हमें उस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मेथड हम तीनों देखते हैं कि कौन सा मेथड कैसे लगाना है, कौन कौन सी सिचुएशन में कैसे काम करेगा। ठीक है, यहां तक नीचे नोट करके एक दो पॉइंट और हैं, वो और नोट करो पहले। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास डेंसिटीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास डेंसिटीज मतलब मास डेंसिटीज को हम लोग हमारे एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
कौन कौन से हैं वो 3 पार्ट, जिसमें से पहला है लीनियर मास डेंसिटी, दूसरा है सरफेस मास डेंसिटी, और तीसरा है वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, 3 क्यों है? तो ये 3 इसलिए है क्योंकि हम ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास 3 टाइप के केस आ सकते हैं। हमारे सामने 3 टाइप के केस आ सकते हैं। मतलब मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एक लाइन पे कर सकते हैं तो वो बनेगा लीनियर। लाइन पे मास डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एग्जांपल बताओगे? मतलब मास इज रॉड। लाइन बोल सकते हैं कि कोई अगर थिन रॉड है, क्यों भाई, थिन रॉड है, या फिर कोई थिन वायर है, या फिर थिन रिंग है, ये तीनों ही लीनियर मास डेंसिटी के एग्जांपल बनेंगे। सरफेस मास डेंसिटी का एग्जांपल, सर डिस्क, सर शीट हो कोई, हाँ कोई थिन डिस्क हो सकती है, क्यों भाई, इनफैक्ट थिन शीट हो सकती है। अच्छा, हॉलो स्फीयर हो जाएगा क्या? हाँ थिन हॉलो स्फीयर या थिन शेल बोलते हैं उसको, उसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है थिन स्फेरिकल शेल, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। मतलब एक हॉलो स्फीयर है जिसकी थिकनेस, मटेरियल थिकनेस निग्लिजिबल है, तो वो भी सरफेस मास डेंसिटी का केस है। देखो विजुलाइज ऐसे करना है कि वो जो मास है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वॉल्यूम के तो बहुत सारे एग्जांपल हो गए, क्यों भाई, जैसे सॉलिड शेल हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, सॉलिड कोन हो गया, एटसेट्रा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट होगा तो क्या तुम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो कौन सा केस है, लीनियर का है, सरफेस का है, या वॉल्यूम का है? कर लोगे? यस सर, यस सर। फिर आता है लीनियर मास डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, और लीनियर मास डेंसिटी होती है मास अपॉन टोटल लेंथ। और लीनियर मास डेंसिटी का यूनिट अगर लिखें तो ये बनेगा केजी पर मीटर, या फिर हम इस लैम्डा को लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, डीएम अपॉन डीएल। तो यहां से डीएम की वैल्यू क्या लैम्डा डीएल हो जाएगी? लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, यही लिख लो, ये लैम्डा है, ये सिग्मा है, और ये रो है, तीनों के अलग अलग सिंबल हैं, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। उसी तरह से जो सिग्मा होगा, सिग्मा को लिखेंगे हम लोग मास अपॉन एरिया, तो ये होगा केजी पर मीटर स्क्वायर, या फिर सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं डीएम अपॉन डीए। तो डीएम की वैल्यू क्या बनेगी, डीएम की वैल्यू क्या बनेगी, सिग्मा डीए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें काम आएगा। और तीसरा केस हो सकता है रो का। ये वो डेंसिटी है जिसको हम लोग नॉर्मली डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो डिफॉल्ट वाली डेंसिटी वो ये वाली है, केजी पर मीटर क्यूब, या फिर इसको लिख सकते हैं रो इक्वल टू डीएम अपॉन डीवी, या फिर यहां से डीएम की वैल्यू आ जाएगी रो डीवी। नोट कर लो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। इस पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए। सर ये जो डिफरेंशियल वाले लिखे हुए हैं सर, इनका यूज मतलब इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज करने में होगा? जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना और किसी बॉडी को डिवाइड करेंगे, जैसे अभी आज हम लोगों ने चेन वाला क्वेश्चन किया, तो उस चेन वाले क्वेश्चन में डीएम की वैल्यू कैसे निकाली, तो डीएम की वैल्यू इसी से निकाली हम लोगों ने, उसको लैम्डा इंटू डीएल लिखा है। लैम्डा की वैल्यू आएगा एप्लीकेशन तो बताएंगे, और एम बाई एल, और डीएल की जगह डीएक्स लिखा था। यस सर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सी कैटेगरी में पड़ रहा है, सरफेस है, वॉल्यूम है, या लीनियर है।
उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग वाला डीएम यूज करेंगे। 3 टाइप की डेंसिटीज हम डिफाइन कर सकते हैं यहां पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे एक प्रॉपर्टी, सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी symmetric objects will be at geometric center of the objects। मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिक सेंटर ये दोनों सेम होंगे। कब सेम होंगे? अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यूनिफॉर्म डेंसिटी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट से क्या मतलब हुआ? तो जैसे मान लो कि तुमसे कहा जाए कि भाई कोई रॉड है एल लेंथ का, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बता सकते हैं क्यों भाई? तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट होगा। तो ऐसा क्यों बोल सकते हैं? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये जो रॉड है ये यूनिफॉर्म डेंसिटी की रॉड है, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म डेंसिटी की है तो जो रॉड का ज्योमेट्रिक सेंटर है वही उस रॉड का सेंटर ऑफ मास भी है। और जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो तुमसे कहा जाए कोई डिस्क है, डिस्क है रेडियस आर का, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो बोल सकते हैं कि क्या इसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा। इस डिस्क का जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। या फिर बताना जरा, कोई ट्रायंगुलर प्लेट है अगर, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंट्रॉइड पे। एंड्रॉइड पे। ट्रायंगुलर प्लेट अगर है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसका सेंट्रॉइड बनेगा। क्यों भाई? तो थोड़ा सा बना देना या बस लिख दे, काफी है, पहचान तो लोगे ही। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इट विल बी सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड तो पता ही है कैसे निकालोगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक होने के साथ साथ यूनिफॉर्म डेंसिटी के हैं, तो उस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर दोनों सेम रहेंगे। बोलो सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट में सेंटर ऑफ मास ऑफ सम पॉपुलर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट कैलकुलेट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें उनका सेंटर ऑफ मास मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो वो पहले अलग से लिख लो, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। मालूम है किसी को सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सर 2r/π। वेरी गुड। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से, इसका सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पे होगा, ठीक है ना। इसको याद रखना है, निकाल के देखेंगे हम लोग कि कैसे आता है, वो बड़ी बात की बात है, ध्यान रखो। फिलहाल सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। इसी तरह से अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है, सर 4r/3π। हाँ, सेमी सर्कुलर डिस्क रेडियस आर है अगर, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से 4r/3π पे होगा। नोट करते जाइए सभी लोग, ठीक है। इसके अलावा जैसे
हॉलो हेमीस्फेयर है, हॉलो हेमीस्फेयर, रेडियस आर, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से R/2 पे सर। r/2 पे, इसी तरह से अगर सॉलिड सॉलिड हेमीस्फेयर है, सॉलिड हेमीस्फेयर के केस में सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से 3r/8 पे होगा, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं हॉलो कोन है, हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके बेस के सेंटर से h/3 पे होगा, और सॉलिड कोन अगर है सर H/4। h/4 पे होगा। तो ये ऑब्जेक्ट इतने तो तुम्हें ध्यान रखने ही है, ये तो कभी भूलने ही नहीं चाहिए। फिलहाल इसमें से हम लोग कुछ निकाल के भी देखेंगे, प्रूफ सर करके ये जो हॉलो देखेंगे। कोन है हाँ, सर, ये नीचे से ओपन है कि नीचे से क्लोज्ड है? अरे हॉलो कोन मतलब जैसे वो बर्थडे वाली टोपी होती है ना, बर्थडे वाली कैप, यस, ठीक सर। ठीक है ना। यस सर। ध्यान रहेगा ना। यस सर। ठीक है, तो एक पहले छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, इधर मास रखा हुआ है 1 kg, इधर रखा है 2 kg, इधर रखा है 3 kg, इधर रखा है 4 kg। इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे 4 अलग अलग मास रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है, और स्क्वायर का साइड मान लेते हैं a है, तो हमें निकालना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास of system from 1 kg पार्टिकल। हमें 1 kg पार्टिकल से सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड करना है। करोगे? करो जरा। देखो, निकालने का तरीका तो सीधा सीधा है। अगर जैसे मोर देन 2 पार्टिकल सिस्टम है तो उस केस में कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लो, सबसे सही है। तो इधर की तरफ ले लो x एक्सिस और इधर की तरफ ले लो y एक्सिस। देखो, तो 1 kg के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0, 2 kg का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A,0 a,0, 3 kg हो जाएगा a,a और 4 kg हो जाएगा 0,a। तो इस सिस्टम का एक्सीएम अगर निकालोगे तो एक्सीएम की वैल्यू होगी 1 × 0 प्लस 2 × a प्लस 3 × a प्लस 4 × 0 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये वैल्यू देखो कितनी बनेगी, ये 2a 3a 5a हो गया, तो ये 5a/10 बनेगा, यानी a/2 आएगा। इसी तरह से YCM निकालो, YCM की वैल्यू हो जाएगी 1 × 0, 2 × 0, 3 × a प्लस 4 × a एंड डिवाइडेड बाई 10। तो ये आ जाएगा 7a/10, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या फिर 1 kg। तो 1 kg से डिस्टेंस अगर लिखना है तो इट इज √ऑफ XCM स्क्वायर प्लस YCM स्क्वायर। क्यों भाई? जो भी इसका सेंटर ऑफ मास आया है वो XCM, YCM पे आया है, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा a/2 का स्क्वायर प्लस 7a/10 का स्क्वायर। तो देख लो जो भी आंसर आएगा।
क्लियर है? बोलिए। नेक्स्ट देखो, a square plate and a triangular plate are joined as shown. ठीक है, इसका डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसका डेंसिटी सिग्मा 2 है। तो हमें निकालना है फाइंड रेशियो ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 such that combined center of mass lies at O. O पॉइंट समझ गया कौन सा है? बाइसेक्टर वाला पॉइंट है। तो हमें दोनों की डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है जिससे कि कंबाइंड सेंटर ऑफ मास O पॉइंट पे हो जाए। निकाल सकते हो इसको? ट्राई करोगे? यस सर। इससे लास्ट वाले में, इससे पहले वाले में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इससे पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। देखो अगेन, वैसे देखा जाए तो ये टू बॉडी सिस्टम है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं, देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस इधर ले लेते हैं और वाई एक्सिस इधर ले लेते हैं, देखना ध्यान से। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का हो गया। अब देखो, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हैं तो हम उनके जो रिस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास हैं वो उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ले सकते हैं। यानी कि स्क्वायर का जो सेंटर ऑफ मास है, या ऐसे बोलो स्क्वायर का जो सारा का सारा मास है वो हम स्क्वायर के सेंटर पे ले सकते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट होंगे, ध्यान से देखो तो -a/2, 0 बनेगा। और जो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास है M2, उसके कोऑर्डिनेट बताएगा कोई क्या बनेंगे? सर a/3 पर। सही से a/√3 सर। a/2 ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये जो मैंने रेड से दिखाया है? ये होगा a/2 a√3/2। a√3/2 होगा, ठीक है। और a√3/2 को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। a√3/2 में डिवाइड करना है 3 से, तो a/2√3 आएगा। a/2√3, 0। नहीं समझ में आया? सर आ गया। कोऑर्डिनेट a/2√3, 0 आएगा। बताओ समझ में आई या नहीं? अब इसके बाद m1 m2 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो m1 को हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1 इंटू स्क्वायर का एरिया, तो स्क्वायर का एरिया होगा a स्क्वायर। और m2 क्या लिखेंगे? m2 लिखेंगे सिग्मा 2 इंटू इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? √3 a²/4। बोलिए। तो यहां से हम चाहते हैं कि जो उसका एक्सियम हो वो 0 हो। तो एक्सियम 0 का मतलब ये हुआ कि m1 x1 प्लस m2 x2 की वैल्यू 0 हो जाए। रख दो वैल्यू। m1 कितना है? सिग्मा 1 इंटू a², और x1 की जगह ध्यान से देखो तो -a/2 पड़ेगा, प्लस m2 है सिग्मा 2 इंटू √3 a²/4, और x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है a/2√3, और ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से मुझे बताओ सॉल्व करके सिग्मा 1/सिग्मा 2 क्या आता है?
सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 क्या आता है निकल के? 1:4 आ रहा है। क्यों नहीं कर पाए भाई इस क्वेश्चन को? कहाँ गड़बड़ हुई देखो ध्यान से। तो वही सेंट्रॉइड वाला पॉइंट निकाल लेना, 2a/3 a/3 करके कर मैथ दिया था। मैं कहूंगा मैथ जितनी स्ट्रांग होगी फिजिक्स अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्लियर है अभी सभी को? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें। और देखो एक क्वेश्चन इसमें इस तरह से भी बनता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक डिस्क है और इस डिस्क में से एक स्मॉलर डिस्क हमने कट कर दिया है। ठीक है, a smaller disk of radius r/2 is cut from a disk of radius r as shown। तो हमें निकालना है फाइंड सेंटर ऑफ मास of remaining part from O, मतलब O पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन एक देख लो कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझते हैं क्या होता है ये प्रिंसिपल? यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। केयरफुल बस इतना रहना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है बस। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमसे ये बोला जाए कि दिस डिस्क इज इक्वल टू, तो ऐसे बोल सकते हैं कि दिस डिस्क इज इक्वल टू कंप्लीट डिस्क और माइनस स्मॉलर डिस्क। बताओ। दिस डिस्क इज इक्वल टू कंप्लीट डिस्क माइनस स्मॉलर डिस्क। बताओ ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। तो ये जो मैंने बनाया है ना फिगर, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और कुछ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब यही हुआ कि अगर हम कंप्लीट डिस्क में से उतना वो छोटा सा पार्ट हटा दें तो हमको वो कट वाली डिस्क मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे कि जब हम कंप्लीट डिस्क में से वो छोटा वाला डिस्क हटाने वाले हैं तो जो लोकेशन होनी चाहिए छोटे वाले डिस्क की वो कंप्लीट डिस्क के रिस्पेक्ट में वैसी ही होनी चाहिए जैसी हमें कट वाले पार्ट में चाहिए है। यानी यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। अब क्या करो, अब करना तुम्हें यह है कि इन तीनों में तुम्हें यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस बनानी है। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी ये वाली एक्स एक्सिस हो गई और ये वाली वाई एक्सिस हो गई। देखना ध्यान से। और इस फिगर में भी ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। देखो ये फिगर क्लियर है पहले तो जो बनाया मैंने। अब तुम्हें बस ये बताओ, मुझे एक एक करके बताते जाओ कि इस डिस्क का मास m1
हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू, मान लेते हैं कि इसका मटेरियल सिग्मा है, तो इसका एरिया क्या बनेगा, क्यों भाई, क्या इसको हम लोग सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं, यस और नो? यस सर। दूसरी बात, ये जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमको ये बात तो मालूम थी ना पहले से ही कि जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा इसी लाइन पे होगा, तो ऐसी लाइन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक लाइन। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सिस हमेशा ऐसी लेते हैं कि एक एक्सिस हमारी सिमेट्रिक लाइन पे आ जाए। इससे क्या होगा ना, हमें y नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक्सियम कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा सिमेट्रिक लाइन पे ही। ठीक है यहां तक? अब देखो इसका मास तुमने m1 बताया, क्लियर है, इसका मास m2 क्या होगा, सिग्मा इंटू क्या लिखना चाहिए, r/2 हाँ पाई आर स्क्वायर बाई 4 बोलो। तो चाहो तो कैलकुलेशन बचाने के लिए इसको तुम m ले लो और इसको 4m ले लो, चलेगा? Yes, sir. क्योंकि सेंटर ऑफ मास में मास के रेशियो से फर्क पड़ेगा, वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो सेम होना चाहिए। अच्छा अब ये बताओ कि इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट x1 क्या लेंगे, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, 0 लेंगे। इसी तरह से इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट r/2 ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा प्लस का r/2। अब देखो अगर हमें इसका एक्सियम निकालना है तो अभी तक हम लोग ये करते थे m1 x1 में ऐड करते थे m2 x2, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सुपरपोजिशन में यहाँ माइनस साइन है, तो जो साइन यहाँ पे है तुम्हें वही साइन यहाँ पे भी लगाना है, इस फॉर्मूले में भी। ध्यान रहेगा या नहीं ध्यान रहेगा? तो यहाँ ऊपर हो गया m1 x1 माइनस m2 x2 और नीचे हो जाएगा m1 माइनस m2, रख दो, क्या आएगा, m1 की जगह हम लोगों ने लिखना है 4m इंटू 0 माइनस m इंटू r/2 एंड डिवाइडेड बाई 4m माइनस m, तो वो m तो कैंसिल हो जाएगा, देख लो क्या आएगा बचेगा, ये माइनस का r/6 बचेगा। माइनस r/6 बचने का मतलब है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से r/6 पीछे की तरफ आ रहा है। बताओ क्लियर है ये कैलकुलेशन या नहीं, पूरा क्वेश्चन? बताओ कहाँ डाउट है इसमें? जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, जो कैलकुलेशन है, उसमें कहाँ डाउट है? कहीं भी डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं किसी को, वेरी गुड। तो एक नोट करके पॉइंट इसमें और लिख लेते हैं। नोट करके पॉइंट हम ये लिखेंगे कि व्हेन सम पोर्शन is cut and removed, then center of mass of body moves away from cut part of the object। ये लाइन क्लियर है मैंने क्या लिखी है? बताओ, ये जो लाइन लिखी है इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? कैसे ये लाइन लिखी है? मैंने ये लिखा है कि इस डिस्क का, जब ये डिस्क कंप्लीट थी तो इस कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ था? इसका सेंटर ऑफ मास बीच में था, लेकिन जब इसमें से हमने ये वाला पार्ट हटा दिया तो ये वाला पार्ट हटाने से जो इसका सेंटर ऑफ मास था वो किस तरफ जा रहा है? तो वो इस कट वाले पार्ट से दूर भाग रहा है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे वो कितना दूर भागा? इस केस में वो r/6 दूर भाग रहा है। क्लियर है ये बात?
तो मैंने यही सेंटेंस लिखा हुआ है कि जब भी हम कोई पोर्शन कट करते हैं, हटा देते हैं, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है उस हटाए हुए पोर्शन से दूर भागेगा। याद रहेगी ये बात? बताओ क्यों भाई? यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर है? मैं एक दूसरा दे रहा हूं, वो करके देखो। ये तो मैंने कर ही दिया। और दूसरा क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता ही है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है तुमको? क्या किया हम लोगों ने, एक डिस्क इसमें से कट की और उस कट डिस्क को हमने इधर से हटा के इधर रख दिया है। समझ में आया क्या किया? क्यों भाई? वही डिस्क है, डिस्क में से हमने इधर वाले पोर्शन से पार्ट कट किया है और उसको इधर वाले पोर्शन पे रख दिया है। तो अब हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है। द कट पोर्शन ऑफ डिस्क ब्रैकेट में रेडियस r is kept on the left side as shown. To find center of mass of system with respect to point O. पॉइंट O ये वाला पॉइंट है। निकालोगे इसको? सर हाँ बोलिए। सर ऊपर जो आपने x1 x2 थोड़ा एक बार बता दीजिए सर। और तो आ गया सर वो थोड़ा। के हिसाब से लिखें। इस डिस्क को हमने जैसे रखा हुआ है, तो इस डिस्क का सेंटर कहाँ पे है? सेंटर ऑफ मास। और उसके ऑरिजिन सर 0 0 कोऑर्डिनेट क्या है? ऐसे ही इस डिस्क का सेंटर ऑफ 0। ऑरिजिन से r/2 दूरी पर है। लिखा है सर r/4 होगा क्या? माइनस साइन है, तो यहाँ इस फॉर्मूले में भी माइनस साइन है, ये चेंज किया है। निकालो। फिर ऐसे कह सकते हैं क्या कि ये r/6 और शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में? ऐसे नहीं बोल सकते हैं, अब हमें नहीं ऐसे इतिहास भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट करो प्रॉपरली। -r/4 आ रहा है सर। यस करेक्ट। यस सर, -r/4। -r/4 आएगा इस केस में, आ रहा है? यस सर। यस सर। यहाँ पे हम लोग अगर सुपर पोजिशन लगाएंगे तो ऐसे करेंगे, इसमें से देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि दिस डिस्क इज इक्वल टू अब इसमें हुआ क्या है, पूरा बनाना पड़ेगा, देख लो।
दिस डिस्क इज इक्वल टू कंप्लीट डिस्क। कंप्लीट डिस्क में से हम लोगों ने राइट साइड वाले पोर्शन से उस डिस्क को हमें कट करना है, समझना ध्यान से, और इस डिस्क को हमें इसके लेफ्ट साइड वाले पोर्शन पे रख देना है। देखो शुरू में तुमको फिगर बनाने पड़ेंगे क्योंकि गलती नहीं हो, बस मेरा पर्पस यही है, ये आंसर एक बार में आना चाहिए, तो कहीं कोई मिस्टेक ना हो प्लस माइनस की, इसलिए शुरू में डायग्राम बना लो, बाद में धीरे धीरे फिर नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें से इसको प्लस करना है और इसको ऐड करना है, समझना ध्यान से। अब तीनों डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसकी लोकेशन तीनों डायग्राम में एक जैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकली। तो ध्यान से देखो, इस केस में एक्स इधर है, वाई इधर है, इस केस में एक्स इधर है, वाई इधर है, इस केस में भी एक्स इधर है और वाई इधर है। चेक करो, ठीक है। अब हमको मालूम है मास कैसे लिखेंगे, तो इसका मास अगर हम 4m बोलते हैं तो इसका मास m आता है और इसका मास भी m आएगा, डायरेक्ट बोल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट इसके लिए 0 आएगा, चेक करो, इसके लिए x कोऑर्डिनेट प्लस का r/2 आएगा और इसके लिए x कोऑर्डिनेट माइनस का r/2 आएगा। यहां तक कोई डाउट है, पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताइए। कोई डाउट नहीं, तो बस अब हम लोग XCM जब लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे m1x1 माइनस m2x2 और प्लस m3x3 एंड डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 प्लस m3, रख दो वैल्यू क्या आएगा, तो ये होगा 4m इंटू 0 माइनस m इंटू r/2 एंड प्लस m इंटू माइनस r/2 और डिनोमिनेटर में 4m माइनस m प्लस m। तो ये XCM की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये माइनस r/4 आती है। आ रही है सभी की, बताओ पहले। माइनस r/4। यस सर। सर हाँ बोलिए। सर सर ये जो आपने थर्ड फिगर बनाया है, मतलब फोर्थ जो है सर, लास्ट, हाँ इसमें सर जो सर्कल बना हुआ है ये सर ब्लैंक है कि सर सॉलिड है? बेटा सॉलिड ही है, ये है। क्लियर है, बोलो। तुम ये मेथड अगर याद रख, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, फिर कट आउट वाले बस लगाना प्रॉपरली। हाँ बोलिए अभी, क्या बोल रहे हैं? सर ये भी तो सर ये नहीं कर सकते सर, जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में निकाला था सर सेंटर ऑफ मास, उस पार्ट को और जो r/2 पे डिस्क रखी गई है उन दोनों को लेकर भी तो निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं, उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज लेक्चर में इतना ही रखते हैं इसमें। अभी इसमें और थोड़े से एप्लीकेशन है सेंटर ऑफ मास पे ही, तो अभी वो फिर चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।